वंदे मातरम साथियों, आप सभी का कर्तव्य आईएएस स्टडी में स्वागत है। कर्तव्य आईएएस स्टडी उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कर्तव्य आईएएस स्टडी एक टेस्ट सीरीज लेकर आई हुई है, जिसमें पेपर फर्स्ट और पेपर जो है आपका सेकंड की टेस्ट सीरीज लेकर आएगी, जो आपकी परीक्षा को और आपके सपनों को साकार करने में सहायता करेगी। कर्तव्य इस स्टडी के द्वारा जो आपके पेपर फर्स्ट नए पाठ्यक्रम के अनुसार होगा। जो आपका नया सिलेबस आया हुआ है, नया सिलेबस जो है पाठ्यक्रम है, नए पाठ्यक्रम के अनुसार आपके पेपर फर्स्ट में 30 क्वेश्चन होंगे और सेकंड पेपर में आपके विषय के 120 प्रश्न होंगे। कर्तव्य स्टडी द्वारा आपको जो यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। इसकी जो टेस्ट सीरीज की विशेषता है, वो पहली विशेषता ये है, टेस्ट सीरीज की जो विशेषता है, पहली विशेषता ये है, विशेषता जो है पहली आपकी कि नया पाठ्यक्रम के अनुसार है, पाठ्यक्रम के अनुसार है। दूसरी इसकी जो विशेषता है कि जो प्रश्न होंगे वो आपके व्याख्या सहित होंगे, व्याख्या सहित होंगे आपके। और इसकी तीसरी जो विशेषता है वो आपकी एकदम निःशुल्क होगी, जो है आपको निःशुल्क जो है यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। इस टेस्ट सीरीज में कर्तव्य आईएएस स्टडी 8 प्रश्न पत्र लेकर आएगी, जिसमें आपको आपके पूरे सिलेबस को कवर करते हुए तैयार किया गया है, पूरे सिलेबस को कवर करते हुए तैयार किया गया है, जिससे आपकी तैयारी आपने किस प्रकार से की है, आप अपनी तैयारी को जांच सकें और अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकें और अपनी सफलता को, अपने सपनों को साकार करने में पूर्ण करें। चलिए आइए कर्तव्य आईएएस स्टडी में आज के सेशन में हम जो है भूगोल विषय का पेपर के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, उनको हम देखेंगे और सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं सर, कि जो आपका पहला प्रश्न होगा वो क्या है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। जो आपका पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न जो आपका है, आइए मित्रों देखते हैं जो आपका पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न जो आपका है वो क्या कह रहा है। पहला प्रश्न जो है हमारे मध्य प्रदेश के भूगोल विषय से लिया गया है। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश में स्थित विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसमें क्या पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की जो विंध्य पर्वत श्रेणियां आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के में पाई जाती हैं, तो इसमें पूछा गया है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसमें आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, पहला दिया गया है आपका ऑप्शन, जो आपका पहला ऑप्शन दिया गया है वो आपका दिया गया कि सिद्ध बाबा, दूसरा दिया गया है सद्भावना, तीसरा दिया गया है जाना पाव और चौथा आपका है अमरकंटक। तो इसमें आपका सही कौन सा प्रश्न है का उत्तर सही है इसका ए, इसका जो है बी ऑप्शन सही है, सद्भावना प्रश्न जो है सही है। आप सभी जानते हैं कि सिद्ध बाबा मध्य प्रदेश की किसकी चोटी है। जो सिद्ध बाबा आपकी है, जो है बुंदेलखंड की, कौन सी है, बुंदेल जो खंड का पठार है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। किसकी चोटी है ये, बुंदेलखंड की। और जाना पाव पहाड़ी को आपको पता है कि जाना पाव पहाड़ी से आपकी कौन सी चंबल नदी निकलती है, कौन सी नदी निकलती है, चंबल नदी। तो इसलिए आप, और इसमें अमरकंटक, तो अमरकंटक पता है कि आपको सतपुड़ा की जो है, सतपुड़ा पर्वत जो है इसकी पूर्वी श्रेणी है, जो कि यहाँ से कौन सी नदी निकलती है,
नर्मदा नदी निकलती है और सोन नदी निकलती है। तो हमारा इसका सही प्रश्न का कौन सा होगा इसका उत्तर? सद्भावना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेपर को क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है वो है मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अपना दूसरा है मध्य प्रदेश की जलवायु से संबंधित एक प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की में कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो ये कहाँ से अपना प्रश्न आया हुआ है? मध्य प्रदेश की जलवायु से संबंधित प्रश्न है, और जो कि हमारे हमारे जो वर्ग का जो पहला वर्ग एक में हमारा जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में क्या है, मध्य प्रदेश की जलवायु दी हुई है। जलवायु, मध्य प्रदेश की जलवायु, यह टॉपिक दिया हुआ है, तो हमने वहीं से इस प्रश्न को उठाया है। तो इसमें देखते हैं कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इसमें पहला जो आपका ऑप्शन है शुष्क जलवायु, दूसरा है गर्म और शुष्क जलवायु, तीसरा उष्ण कटिबंधीय जलवायु या ठंडी जलवायु। तो मध्य प्रदेश में आप सभी ने पढ़ा होगा कि मध्य प्रदेश में जो जलवायु पाई जाती है वो मानसूनी प्रकार की होती है। कैसी जलवायु पाई जाती है? मानसूनी प्रकार की पाई जाती है। लेकिन यहाँ तो कुछ और दे रखा है, किसमें दे रखा है कि शुष्क जलवायु है, गर्म और शुष्क जलवायु है, या उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, या ठंडी जलवायु है। तो मध्य प्रदेश में जो जलवायु है इसका उत्तर का आंसर जो सही है वो है उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। कैसी है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। क्योंकि ये ठंडी जलवायु कहाँ पाई जाती है? ठंडे प्रदेशों में पाई जाएगी, आपकी ठंडे प्रदेशों में। और आप सभी को पता है कि हमारा जो प्रदेश है मध्य प्रदेश, वो ठंडा प्रदेश क्षेत्र में नहीं आता है। तो ये डी वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। अब तीसरा आता है गर्म और शुष्क जलवायु। ये गर्म गर्म तो है मध्य प्रदेश में जलवायु, लेकिन शुष्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा होती है, वर्षा होती है। एक यहाँ पाई शुष्क जलवायु कहाँ पाई जाएगी? ये पाई जाती है मरुस्थल क्षेत्रों में, मरुस्थल क्षेत्रों में पाई जाती है। और शुष्क जलवायु भी वहीं मरुस्थल क्षेत्रों में पाई जाती है, इसलिए भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा और ना ही बी होगा। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु है दोस्तों। कौन सा हमारा सही ऑप्शन है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। चलिए दोस्तों हम जो तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं कि तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तीसरा जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न जो है आपका ये वर्षा वितरण से लिया गया है। ये भी हमारा जो है वर्ग एक का जो भूगोल विषय का पाठ्यक्रम है उसमें आपका दिया हुआ है कि वर्षा का वितरण, क्या टॉपिक दिया हुआ है आपका? वर्षा का वितरण, वर्षा का वितरण दिया हुआ है। वहीं से प्रश्न को लिया गया है। इस प्रश्न को कहाँ से उठाया गया है? आपके नए पाठ्यक्रम के अनुसार ही उठाया गया है। तो इसमें क्या है अपना, प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा कितनी दर्ज की गई है? तो मध्य प्रदेश में जो औसत वार्षिक वर्षा है वो कितनी है? वो है 112 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन सही क्या होगा? 112 सेंटीमीटर होगा। चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या बोलता है, कह रहा है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को अन्य किस नाम से जाना जाता है। आप क्या प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को किस नाम से जाना जाता है। तो आपने सुना होगा मध्य प्रदेश में या भारत में 3 ऋतुएं होती हैं। कौन सी 3, कितनी ऋतुएं हैं? तो भारत में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। तो यहाँ प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में, कौन सी ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को ग्रीष्म ऋतु में, कौन सी ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो हमारा जो प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए है वो है मावट। कौन सी? मावट। ये कह रहे हैं कि मावट कहते हैं, या यूनाला कहते हैं, या चौमासा कहते हैं, या सियाला कहते हैं। तो मध्य प्रदेश में होने वाली वर्षा को कहते हैं
ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है उसे कहते हैं यूनाला। और मावट किसे कहते हैं? मावट जो वर्षा है आपकी, मावट जो आपकी शीत ऋतु में होती है। कब होती है? शीत ऋतु में जो वर्षा होती है, किससे? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। जैसे अभी कुछ समय पहले वर्षा हुई थी, इस क्या होती है? पश्चिमी पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो होती है वर्षा होती है, विक्षोभ के कारण जो होती है उससे क्या कहते हैं? चक्रवाती वर्षा होती है। क्या होती है? चक्रवाती वर्षा। इसको हम मावट कहते हैं। ये गेहूं और अन्य फसलों के लिए बहुत उपयोगी होती है। जो चौमासा फसल के, चौमासा ऋतु किसे कहते हैं? जो वर्षा ऋतु में होती है, जो लगभग जून जुलाई से लेके सितंबर के अंत मध्य तक वर्षा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? चौमासा कहते हैं। चलिए मित्रों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो आपका मृदा से संबंधित है। किससे है? मृदा से संबंधित है। और तो क्या कह रहा है? मृदा अपरदन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? यानी मृदा का जो अपरदन होता है उसका अन्य नाम क्या है? किस नाम से मृदा अपरदन को जाना जाता है? तो मृदा अपरदन का जो यहाँ नाम है, इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है कि मृदा क्षरण, दूसरा दे रखा है रेंगती हुई मृत्यु, मृदा संरक्षण, या इनमें से कोई नहीं। तो मृदा का जो अपरदन होता है वो उसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है रेंगती हुई मृत्यु से। हमारा ऑप्शन सही क्या होगा? रेंगती हुई मृत्यु। अब मृदा अपरदन क्या होता है? आप हम लोग जानते हैं कि जो मृदा अपरदन होता है, मृदा अपरदन किस कहते हैं? जो मृदा अपरदन है आपका, जब कौन सा? बहता हुआ जल के साथ, बहता जल जो है वो अपने साथ क्या करता है कि मिट्टी के जो छोटे छोटे मिट्टी के जो कण होते हैं, क्या होते हैं? मिट्टी के जो कण होते हैं, कण, उनको क्या करता है? अपने साथ बहा कर ले जाता है। और जैसे आपने देखा होगा कि नदियां होती हैं या बड़े बड़े नहरें होती हैं, अपने साथ जल के बहाव के साथ क्या होगा? तो मिट्टी के छोटे छोटे कण लेके चली जाती हैं। कैसे? ये छोटे छोटे इस प्रकार से जो मिट्टी के ऐसे कण होते हैं और ये बहते हुए जल के साथ जाते हैं, और कहीं फिर इनका निक्षेपण होता है और कहीं ऐसे ऊंची दीवार या ऊंची नई स्थलाकृति का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? नई स्थलाकृति का निर्माण करते हैं, जिसे आप जलोढ़ मृदा या कछारी मृदा के नाम से भी में जानते हैं। तो इसी से कारण क्या होता है कि उपजाऊ जो मिट्टी होती है, क्या होती है? उपजाऊ जो आपकी मिट्टी है, मृदा अपरदन से उपजाऊ मिट्टी क्या हो जाती है? इसकी उत्पादकता जो है वो कम हो जाती है। उत्पादकता क्या होती है? कम हो जाती है। कैसी हो जाती है? उत्पादकता कम हो जाती है। तो इसको हम अन्य नाम से जानते हैं, रेंगती हुई मृत्यु के नाम से जानते हैं। ठीक है मित्रों, आप कोई भी पूछे कि मृदा अपरदन को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो जानेंगे कि मृदा रेंगती हुई मृत्यु, यानी जो धीरे धीरे मृदा की उत्पादकता को कम करती है, या जैसे ये लोगों को जो धीरे धीरे जो मृत्यु आती है या कोई, उसको हम रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। ठीक है मित्रों, चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है मृदा से ही संबंधित है। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो किससे संबंधित है? वो भी मृदा से। हम कह रहा है मध्य प्रदेश के मंडला एवं बालाघाट जिलों में पाई जाने वाली लाल पीली मिट्टी। कैसी? लाल पीली मिट्टी जो है, लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई, किस फसल के लिए उपयुक्त है? कौन सी? लाल और पीली मिट्टी। तो आपको पता है कि लाल पीली मिट्टी जहां पर वहां पाई जाती है, जहां कहाँ पाई जाती है लाल पीली मिट्टी? जहां पर वर्षा अधिक हो, तापमान भी अपेक्षाकृत अधिक हो, अपेक्षाकृत अधिक हो, तो वहां जो है लाल पीली मृदा पाई जाती है। और लाल पीली मृदा सबसे अधिक उपयोगी होती है, वो होती है किसके लिए? वो आपकी लाल पीली मृदा जो सबसे अधिक उपयोगी होती है वो होती है चावल की फसल के लिए। कौन सी फसल के लिए? चावल की फसल के लिए होती है। और गेहूं और
गेहूं और कपास, कपास के गेहूं और कपास के लिए जो मृदा उपयुक्त होती है वो होती है काली मृदा। कौन सी मृदा? काली मृदा। ठीक है साथियों, गेहूं और कपास के लिए सबसे उपयुक्त फसल मृदा काली मृदा, और चावल के लिए लाल पीली मृदा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? एक क्वेश्चन जो है आपका एमपी के लगभग सभी एग्जामों में आया है, एमपी के सभी एग्जामों में आया है, सभी एग्जाम में आया है। प्लस स्टेट राष्ट्रीय स्तर पर, किसे? राष्ट्रीय स्तर पर भी ये जो है राष्ट्रीय स्तर पर की परीक्षा में भी आया हुआ है। बहुत पॉपुलर प्रश्न है, परीक्षा में आया हुआ है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। तो इसमें ऐसी कौन सी नदी है? आप सभी को पता होगा कि इसमें ये माही नदी है। कौन सी नदी है? ये माही नदी है। माही नदी एक ऐसी मात्र नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। तो ठीक है, अब आपका अगर प्रश्न यहाँ एक आता है कि अभी कर्क रेखा पूछा हुआ है भाई, और वही कभी कभार पूछ लेते कि ऐसी कौन सी नदी है कि जो मकर रेखा को दो बार काटती है। तो मकर रेखा को दो बार काटने वाली को मकर रेखा को काटने वाली जो आपकी नदी है, रेखा को काटती कौन सी नदी है? वो है आपकी कौन सी नदी? वो आपकी नील नदी है। ठीक है मित्रों, अब अपना अब आपको यहाँ पता है कि नर्मदा कहाँ से निकलती है, जो मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। क्यों इसे जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को? क्योंकि ये मध्य प्रदेश की लगभग आधी से अधिक आबादी को पीने के लिए पानी, सिंचाई के लिए जल आदि की उपलब्धता कराती है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। किसे? नर्मदा नदी को। निकलती कहाँ से है? तो आप सभी को पता है कि निकलती अमरकंटक से। कहाँ से निकलती है ये? अमरकंटक से। अमरकंटक से ये क्या है? निकलती है दोस्तों। ताप्ती आप सभी को पता है कहाँ से निकलती है। ताप्ती आपको मुल्ताई पास के, बैतूल के पास एक मुल्ताई नामक पहाड़ी है, वहां से निकलती है। और आपको चंबल का जाना पाव पहाड़ी जो इंदौर के पास, महू के पास है। माही आपकी जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न में जो है, मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर नाथ का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? यह भी हमारा नदी से ही संबंधित प्रश्न है। और इसमें एक पूछा गया है कि जो महाकालेश्वर मंदिर है वो किस नदी के किनारे है? आप सभी को पता है कि ये जो है हमारी क्षिप्रा नदी के किनारे है। कहाँ पर है? ये क्षिप्रा नदी के किनारे है। कौन सा? महाकालेश्वर मंदिर। और भारत सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार ने आपसी सहयोग से वहां पर क्या है, महाकालेश्वर कॉरिडोर का जो है निर्माण कराया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि सोन नदी पर स्थित, ये भी आपकी नदियों से संबंधित है। किससे? कौन सा है? आपकी नदियों से संबंधित प्रश्न है। और इसमें पूछा गया कि सोन नदी पर स्थित बाण सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ये भी आपके टेट में भी आएगा, ये आपके आपके जो ये टेट में भी आएगा। प्लस ये आपका कई अन्य एग्जामों में आया हुआ है, अन्य एग्जामों में आया हुआ है। कौन से एग्जामों में ये प्रश्न आया हुआ है? तो ये कौन से? कि सोन नदी पर स्थित बाण सागर परियोजना किन राज्यों की परियोजना है? किन किन की है? यह है आपकी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। कौन सी है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है सोन नदी पर बाण सागर परियोजना। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है, क्या है ये, सबसे बड़ा ये राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका एक कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कौन सा, मध्य प्रदेश का कान्हा किसली जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, ये सबसे बड़ा है। कौन सा है ये, सबसे बड़ा है। किसका, प्रदेश का, देश का नहीं, प्रदेश का सबसे बड़ा है। प्रदेश का जो सबसे बड़ा है राष्ट्रीय उद्यान वो है कान्हा किसली, और इसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी, इसे अभ्यारण्य के रूप में बनाया गया था 1953 में, और राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसे स्थापित किया गया था आपका 1955 में। कब किया गया था, 1955 में। राष्ट्रीय कान्हा किसली में आपकी हवाई पट्टी भी पाई जाती है, जीवों के को समझने के लिए, जीवों के संरक्षण के लिए लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। कान्हा किसली जो है वो कहाँ है, आपका राष्ट्रीय उद्यान जो आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है, मंडला में है। यह भी कभी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मध्य प्रदेश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र पचमढ़ी कब घोषित किया गया था। तो यहाँ ध्यान देने वाली मित्रों ये बात है कि यहाँ दो प्रश्न बने हुए हैं आपके। कितने प्रश्न, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है आपको। यहाँ आपके दो प्रश्न बने हैं, कौन कौन से। पहला तो ये है कि आपका जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, जब पहला मध्य प्रदेश का जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, वो है आपका पचमढ़ी। और दूसरा क्या है कि कब बना, तो ये बना 3 मार्च 1999 को। कब बना, 3 मार्च 1999 को आपका जो है का जैव आरक्षित क्षेत्र पचमढ़ी बना। अब मित्रों यहाँ समझने की जरूरत यह है कि जैव आरक्षित क्षेत्र क्या होता है, क्या होता है कि जैव आरक्षित क्षेत्र, तो जैव आरक्षित बायो रिजर्व स्फीयर जो होते हैं, हम उसमें समझते हैं कि जो जैव आरक्षित क्षेत्र होते हैं वे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर जीव जंतुओं का, क्या, जीव जंतुओं प्लस वनस्पति आदि का संरक्षण किया जाता है, आदि का संरक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। या आप यूं कहें कि प्राकृतिक संपदा का, या आप दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं, या प्राकृतिक प्राकृतिक संपदा का संरक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा होगा कि भारत में सरकार ने जो पर्यावरण वन मंत्रालय होता है वो इसके लिए, इन कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है, और वही इनके लिए नियम योजनाएं बनाता है, कानून बनाता है, और इनके रख रखाव संरक्षण के लिए विशेष प्रबंध करता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पाया जाता है। क्या है, मध्य प्रदेश में अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में जो अनुसंधान केंद्र है वो है होशंगाबाद में। कहाँ पर है आपका, होशंगाबाद में। अब यहाँ पर अनुसंधान का, गेहूं अनुसंधान जो है इसका कार्य क्या है, यहाँ हमको समझने की जरूरत है कि जो आपका अनुसंधान केंद्र है, क्या है, गेहूं अनुसंधान केंद्र यहाँ भाई, अब नाम से स्पष्ट है कि अनुसंधान, अनुसंधान का मतलब तो रिसर्च करना, नई नई चीजों की खोज करना। क्या करना, नई नई चीजों की खोज करना। तो यहाँ पे जैसे गेहूं की जो है नई किस्मों का विकास किया जाता है, क्या किया जाता है, जो नई किस्में हैं, क्या है, नई किस्में, नई जो किस्में हैं, नई किस्मों का विकास किया जाता है, पहला। दूसरा, जलवायु परिवर्तन, जो जलवायु परिवर्तन है आपका, परिवर्तन, इसके अनुसार जो है, अनुसार जो है फसलों का विकास, फसलों
को विकसित किया जाता है। सॉरी, फसलें नहीं, यहाँ बीजों को विकसित किया जाता है। क्या है? बीजों को, बीजों को विकसित किया जाता है। ठीक है मित्रों, चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना की स्थापना उमरिया जिले में कब की गई थी? तो जो संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना है, तो यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं। जो संजय गांधी विद्युत परियोजना है, ये कहाँ है, प्लस कब इसकी स्थापना की गई थी। तो हमारा पहला जो है कि संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना, वो है आपकी उमरिया में। कहाँ पर है? आपकी उमरिया में। और दूसरा कब हुई थी? यह आपकी हुई थी 1998 में। कब की गई थी? वर्ष 1993 में। कब की गई थी? आपकी वर्ष 1993 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है वो कह रहा है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का आपका सबसे बड़ा जो है कोयला क्षेत्र कौन सा है? सुहागपुर है। कहाँ पर है? जो सुहागपुर है। और ये कहाँ पर है? शहडोल में। कहाँ पर है? शहडोल में। अब यही एक प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा की राजधानी किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश की ऊर्जा की राजधानी, ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो इसमें आपका जो प्रश्न आएगा का उत्तर होगा वो होगा सिंगरौली। अब किसे कहा जाता है? सिंगरौली को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सिंगरौली को? क्योंकि सिंगरौली में एशिया की सबसे बड़ी कोयला की खदान पाई गई है। बहुत अत्यधिक मात्रा में कोयला, इसलिए सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है। ठीक है मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। अब अगला हम सेशन कल पूरा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।